So we'll go ahead with next question. Practice problem number 3. Two charge two charges 5 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept 5 meter apart at point A and B respectively. How much work will have to be done to move the charge at A through a distance of 5 meter further away from point B along the line BA? अभी वैसे तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में कवर होता ही नहीं है, लेकिन एनीवेज अभी आया है क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे। वो आपका एक्चुअली पार्ट 2 में कवर होता है, तो वी विल स्टिल सॉल्व दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन सॉल्व दिस। क्योंकि ग्रेविटेशन तो हमको पता ही है ना, तो ग्रेविटेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगभग सेम बनते हैं। तो व्हाट यू हैव इज हमारे पास है दो चार्जेस, एक ए पे है एक बी पे है। तो लेट अस से दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, और थोड़ा सा मैं साथ में गिवन डेटा भी लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा चार्ज एट ए ये 5 माइक्रोकूलम का है, और आपको पता है माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो 5 10⁻⁶। और बी पे जो चार्ज है वो -4 माइक्रोकूलम का है, -4 माइक्रोकूलम, अगेन -4 × 10⁻⁶ कूलम। ये दो चार्जेस है, और इन दोनों में जो इनिशियल सेपरेशन है, इनिशियल डिस्टेंस वो आपको बोला है 5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 मीटर। तो इसको मैं फिलहाल R1 नाम दे देता हूँ, R1 इज 5 मीटर। तो दिस इज R1 कितना 5 मीटर। तो इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R1। गुड। अभी आपको बोला है कि जो A पे चार्ज है, मतलब कौन सा चार्ज 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, इसको आप फर्दर 5 मीटर दूर मूव करने वाले हो। तो लुक how much work will have to be done to move the charge at A to a distance of 5 meter further away। तो हमारे पास जो A पे चार्ज है ना, उसको हमको 5 मीटर और दूर मूव करना है along the same line, along which line BA। तो हमको इस चार्ज को उठा के यहाँ रखना है 5 मीटर और दूर। तो जो न्यू डिस्टेंस होगा, जो इनिशियल डिस्टेंस था वो था R1 which was 5 मीटर, जो फाइनल डिस्टेंस होगा R2 वो कितना होगा, R1 + 5 मतलब कितना होगा 10 मीटर। कितना होगा 10 मीटर। तो इनिशियल डिस्टेंस था 5 मीटर का, जो फाइनल डिस्टेंस है वो R1 + 5 है, तो वो 10 मीटर आ जाएगा आपका। तो R2 is 5। गुड। एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वर्क डन, कितना वर्क हुआ। वैसे बाय द वे ये जो चार्ज है ए पे, ये अपने आप तो न्यू पोजीशन पे जाएगा नहीं, तो वर्क डन करना पड़ेगा हमको टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पोजीशन टू द न्यू पोजीशन। तो आपको पूछा कितना वर्क करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, मैं आपको सिंपलेस्ट बताता हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में कवर हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ गया, तो हमने जो ग्रेविटेशन में सीखा था वो लॉजिक अप्लाई करेंगे। आपको याद है क्या, हमने ग्रेविटेशन में देखा था कि सिस्टम को बनाने के लिए वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी है। अब उस सिस्टम में मैं अगर एक मास को मूव करता हूँ, तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क होता है इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम ऑफ मासेस था, उसमें से हमने एक मास को मूव किया, तो जो अब एक मास को मूव करने में जो वर्क हुआ, वो जो एक्स्ट्रा वर्क है इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, हमारे पास दो चार्जेस है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है क्या है। अगर मुझे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किस में अपीयर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बस वही फॉर्मूला बना के यूज कर लेंगे और हो जाएगा, आंसर तो आपका आने वाला है। तो वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अब तक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव ही नहीं किया ना, क्योंकि वो पार्ट 2 में आता है। कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं। ग्रेविटेशन का याद है, G m1m2 बाय R² फोर्स होता है, G m1m2 बाय R। तो यहाँ पे आता है K, मतलब कौन 1/4πε0 Q1 Q2 बाय वापस R² बोल रहे हो, R² फोर्स होता है,
पोटेंशियल एनर्जी में आर स्क्वायर नहीं आता है और ग्रेविटेशन में माइनस आता है, जो तुमने नहीं बताया, माइनस G m1m2/r। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर, यहाँ पे माइनस आना होगा, आ जाएगा, वो डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर। अभी एक चार्ज नेगेटिव है तो आ जाएगा वो। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। गुड, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको सिर्फ फाइंड करना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइंड करना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो वर्क डन इज इक्वल टू U2 माइनस U1। व्हाट इज U2? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद है क्या? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9। What is Q1 value? Q1 वैल्यू 5 × 10⁻⁶ और Q2 वैल्यू माइनस माइनस ना माइनस, ये माइनस को बाहर लगा देता हूँ मैं, -4 × 10⁻⁶ इंटू 1/R2 मतलब 1/10 माइनस 1/5। पक्का? कितना आया ये? -5 माइनस 10 मतलब -5/50 मतलब -1/10 -1/10। तो अब ये देखो, अच्छे से देखो, 9 5 जा 45, 45 इंटू 4 कितना? 180। तो 9 5 जा 45 और इंटू 4 180 माइनस साइन के साथ। पक्का ना? 180 बोल दिया ना तुमने? हाँ, बराबर है ना ये? हाँ, वेरी गुड। तो अब बाकी से पावर का एडजस्टमेंट है, तो 10⁹ और ये -12 -3 और ये कितना था? -1/10। तो 10⁻³ वापस एक बार चेक कर लो, ये 12 है माइनस के साथ, ये 9 है, तो कितना? -3 और ये कितना आया आपका? -1/10। वेरी गुड। तो ये और वो माइनस साइन भी था यहाँ पे माइनस साइन के साथ था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। वेरी गुड, सही है। तो क्या आंसर आना चाहिए आपका? 18 × 10⁻³ ऐसा आना चाहिए। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और ये क्या फाइंड कर रहे हो? वर्क डन। तो किसमें आता है ये? जूल में। डन। और ये जो Q1 Q2 लिखा ना मैंने, ये Q1 Q2 इज नथिंग बट QA एंड QB। Q1 Q2 मतलब QA QB। तो यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे QA QB, तो इसको एक काम करते हैं, इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूँ, एक ही बात है, डजंट मैटर रियली। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे भी। सीईटी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E बार इक्वल टू 5। अभी देखो यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। E बार इक्वल टू 5 K कैप। K कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन? Z। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग Z एक्सिस। न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू अ स्क्वायर। तो जो अगर याद होगा हमने कल ही देखा था, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो हमने कल थ्योरी में वो जो एरिया था उसका शेप लिया था एक सर्कल, मतलब एक डिस्क जैसा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एरिया है वो डिस्क होगा, वो स्क्वायर भी हो सकता है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है किसमें से? एक स्क्वायर में से, और उस स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। 3 केसेस दिए हैं।
स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, तो जो स्क्वायर है वो हमने एक्स वाई प्लेन के अलोंग रखा। नंबर 2, द स्क्वायर इज अलोंग एक्जेक्ट प्लेन। नंबर 3, द नॉर्मल टू द स्क्वायर, मतलब अगर मैं उस स्क्वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द जेड एक्सिस। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ और मैं डायग्राम समझाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें 3 केसेस है, 1 2 3। हमारे पास तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, 5k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड जेड एक्सिस। सिर्फ जो स्क्वायर आप बोल रहे हो उसको अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा है। एक बार स्क्वायर को रखा है एक्स वाई प्लेन में, एक बार रखा है एक्जेड प्लेन में, और एक बार रखा है एट एन एंगल ऑफ 45 विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला केस, सबसे पहले लेट अस फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। हमको बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार वो है 5k कैप न्यूटन पर कूलम। उसके बाद जो स्क्वायर है उसका जो साइड लेंथ है उसको ए बोल रहा हूँ मैं, वो 10 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब 10⁻1 मीटर। 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻1। एक काम और करना, फ्लक्स फाइंड करना है ना, याद है क्या, फ्लक्स के लिए एरिया भी लगता है, ई बार डॉट डी एस बार, ए डी एस कॉस थीटा। बराबर, तो ठीक है, वहां पे मैंने डी एस बोला था तो यहाँ पे भी मैं डी एस बोल सकता हूँ। तो एरिया क्या है, डी एस। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और साइड लेंथ कितना है, 10⁻⁻1, तो उसका स्क्वायर कितना, 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। हमको पूछा था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमको पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन फर्स्ट केस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन सेकंड केस, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन थर्ड केस। तो हमको 5 1 5 2 5 3 पूछा है। अब केस बाय केस डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला तुमको पता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो लेट मी चेक इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। अभी मैंने बताया फ्लक्स इक्वल्स टू ईडीएस कॉस थीटा। वेरी गुड, ईडीएस कॉस थीटा। ई पता है, यस। डीएस पता है, यस। सिर्फ थीटा केस टू केस चेंज होगा। एंगल, ये 3 केसेस है ना, तो केस टू केस चेंज होगा। तो सॉल्यूशन में मैं केस टू केस ही ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना चाहिए। यू हैव टू पुट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर, एक्स वाई जेड। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज लेट अस से वाई एक्सिस, दिस इज लेट अस से जेड एक्सिस। अब आपको बताना चाहिए व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, के कैप। के कैप मतलब क्या, अलोंग जेड एक्सिस। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई बार। उसके बाद जो पहला केस था, पहले केस में स्क्वायर कौन से प्लेन में है, एक्स वाई। जिनको अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल हेल्प यू आउट टू इमेजिन, इट इज टू सिंपल। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए आपका। देखो ऐसा है, 3 डायमेंशन में जब इमेजिन करोगे ना, तो इमेजिन इमेजिन इमेजिन, ये क्या है, ये क्या है, अरे चलो ऐसा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ले लो, डजंट मैटर। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये बाहर आ रहा है वो वाई एक्सिस है, और ये कौन है, जेड एक्सिस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। राइट, रिमेंबर ये क्या था, एक्स, ये क्या था, वाई। तो आपका जो सरफेस है पहले केस में वो कहाँ है, यहाँ पे। अगेन विच इज दिस एक्सिस एक्स, एंड जो ऊपर जा रहा है वर्टिकल एक्सिस जेड, और जो बाहर आ रहा है, पक्का पक्का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था अलोंग जेड, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो पहले केस में स्क्वायर यहाँ पे रखा है। तो पहले केस में स्क्वायर वहां रखा है, इसका मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब ऐसा होता है। जस्ट अ मिनट ना, मुझे स्क्वायर दिखाना है तो मैं स्क्वायर ही दिखाऊंगा, स्क्वायर जैसा दिखाने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स स्क्वायर जैसा दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा आएगा। ये अभी स्क्वायर ही है, हम 3D को 2D में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होता है वो। गुड। अब एक बात बताओ, ये सरफेस है तुम्हारा स्क्वायर, हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एरिया। मैंने कल बताया था ना, परपेंडिकुलर ऑन दैट एरिया। तो ये जो मेरे पास एरिया है,
इसी पे क्या ड्रॉ कर दूंगा, परपेंडिकुलर। तो इसी पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ये किसका डायरेक्शन हो गया, ds का। अब ये डायग्राम देख के बताओ पहले केस में एंगल की वैल्यू क्या आने वाली है। ये थीटा होता है एंगल बिटवीन E एंड DS। वेयर इज E along z एक्सिस, वेयर इज DS along, तो E और DS सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना, 0। कितना बना, हाँ तो इस केस में एंगल इज 0, तो इन द फर्स्ट केस थीटा इज 0, तो हियर थीटा इज 0। और अगर थीटा 0 हुआ, थीटा 0 हुआ तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो देयरफॉर जो फ्लक्स है पहले केस का EDS cos थीटा, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है 5, और थीटा की वैल्यू DS की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2, और cos थीटा कितना आया 1, तो हो गया, देखो आ गया 5 × 10⁻², बराबर करेक्ट। यूनिट क्या दिया, यूनिट, हाँ तो ठीक है वेबर बोलते हैं वैसे, पर ठीक है वोल्ट मीटर। क्यों वोल्ट मीटर पता है, ये किस में होता है, वोल्ट पर मीटर, ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर हो गया कैंसल, तो ये आ गया वोल्ट मीटर। वैसे इसको वेबर भी बोलते हैं कई बार, एनीवेज वोल्ट मीटर आ गया पहले केस का आंसर। तो ये होगा पहला केस खत्म। अभी दूसरे केस में, इन केस नंबर 2, तो पिछला केस 1 था, ये केस 1 सॉल्व किया हमने। केस 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी जहां था अभी भी वही है। तो लेट अस से ये एक्सिस z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। दूसरे केस में जो एरिया था वो कौन से प्लेन में है, xz प्लेन, xz प्लेन मतलब इस प्लेन में है। तो दो एरिया है, एरिया ये जो स्क्वायर है वो इस पर्टिकुलर प्लेन में है, xz प्लेन में है, वो ऐसा है। ओके ये हो गया एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अभी भी क्या है, सेम, हाँ कि ना, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब मुझे बताओ एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इस पे परपेंडिकुलर। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो वो परपेंडिकुलर पता है, वो परपेंडिकुलर y एक्सिस के अलोंग आएगा, और पता है ये एंगल कितना बनता है, 90। तो सेकंड केस में एंगल कितना बना, 90, तो फ्लक्स पता है कितना हो गया, 0। तो थीटा यहाँ पे आ गया 90। तो cos थीटा, वैसे भी जरूरत नहीं थी तुमको ये सब करने की, क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एरिया को पैरेलल हो गया, तो इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं क्या, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स तो वैसे भी 0 आएगा। इट इज बेसिकली EDS cos थीटा, और थीटा तो यहाँ पे 90 है, तो cos 90 कितना है, 0। तो सेकंड केस में आंसर आएगा 0। पक्का। अब जो तीसरा केस है, केस 3, केस नंबर 3 मैं वापस रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी, लेकिन इमेजिनेशन तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, y, ये कौन सा एक्सिस, x, और ये कौन सा एक्सिस, z। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, along the z एक्सिस, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब जो थर्ड केस है उसमें बोला है द नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45। तो अब हम एक स्क्वायर ड्रॉ करने वाले हैं, स्क्वायर कहीं भी ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ड्रॉ इट वेर एवर यू वांट। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर है, इस पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हो ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसा, ये नॉर्मल ने मतलब ये DS बार ने कितना एंगल बनाया, 45। तो व्हाट इज थीटा इन दिस केस, 45। तो इस केस में थीटा आ गया 45। व्हाट इज cos 45, 1/√2। तो जो फ्लक्स इन द थर्ड केस है वो आएगा EDS cos थीटा। E की वैल्यू कितनी थी, 5, DS कितना था 10⁻², और ये कितना है 1/√2। तो आंसर देखो क्या दिया है,
5/√2 दिया है क्या? हाँ मतलब हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज 1/√2? 0.7071। पता है क्या 1/√2 0.7071 होता है? तो 5 × 0.70 तक भी लिखा तो भी चलता है। तो ये आंसर आ जाएगा 3.5 × 10⁻² वोल्ट मीटर। हो गया? पक्का पक्का। गुड। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में आपको बोला है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 kCal/Coulomb, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस, और हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर रख दिया जिसका साइड लेंथ था 10 सेंटीमीटर, तो उसका साइड लेंथ मीटर में हो गया 10⁻⁻1, तो उसका एरिया हो गया 10⁻²। गुड। अब तीन केसेस है। पहले केस में जो स्क्वायर है, स्क्वायर वो कौन से प्लेन में था? वो था एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, अगर एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर है। और एक्स वाई प्लेन में अगर तुम्हारे पास एरिया है तो एक्स वाई प्लेन में एरिया है तो नॉर्मल, अभी थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। जिस प्लेन में स्क्वायर होता है, एरिया होता है एक्स वाई, तो एक्स वाई छोड़ दो, बचा कौन? जेड। तो जेड के अलावा होता है डायरेक्शन उसका। तो पहले केस में नॉर्मल अगर मैंने ड्रॉ किया एरिया में तो क्या डायरेक्शन था? जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था? जेड। तो एंगल कितना है? 0। पक्का? 0। तो cos 0 इज 1। दूसरा जो केस है, दूसरा केस यहाँ पे सरफेस स्क्वायर कौन से प्लेन में था? जेड एक्स एक्स जेड, एक ही बात है। तो नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? वाई। तो एक्स जेड को छोड़ देना, क्या बचा? वाई। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड था अलॉन्ग जेड और ये अलॉन्ग वाई। व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन दीज टू? 90। व्हाट इज cos 90? 0। तो फ्लक्स कितना आ गया? 0। तीसरे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने स्क्वायर के नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 45। कितना बनाया? 45। व्हाट इज cos 45? 1/√2। तो बस सॉल्व करो, डन, खत्म। सो दैट इज द एंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।